दोस्तों, क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि एक ही रात में बिना किसी वार्निंग से तेहरान के पास ईरान के न्यूक्लियर बंकर्स को एक इनविजिबल प्लेन विच इज B2 स्पिरिट अटैक करता है और कुछ घंटों में दुनिया बदल जाती है। ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल सिनेरियो है भाई। आज हम बात करेंगे कैसे ही पॉसिबल यूएस एयर स्ट्राइक के बारे में, किस तरह अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटी पर B2 बॉम्बर्स भेजे, कैसे स्ट्राइक प्लान हुई और क्या इसका जियोपॉलिटिकल फॉल आउट हो सकता है। क्या आप रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं बिना रेडार पे आए एक इनविजिबल वॉर प्लेन की कहानी। ओके, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पिछले कई सालों से दुनिया के लिए कंसर्न बना हुआ है। नाउ वेस्ट के इंटेलिजेंस इनपुट्स कह रहे हैं कि ईरान एनरिचमेंट का लेवल डेंजरसली हाई पे लेता जा रहा है और जितना आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट कर लेंगे उतना ही ज्यादा आप एक अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। ऑलराइट, यूएस ने डिसाइड किया एक सर्जिकल एयर स्ट्राइक के लिए और बिना ग्राउंड ट्रूप्स के, बिना ऑल आउट वॉर के टारगेट ईरान और उनके हाईली सिक्योर अंडरग्राउंड बंकर्स को जहां न्यूक्लियर एनरिचमेंट चल रहा था। ना ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं था, ये मिशन दिया गया यूएस को मोस्ट एडवांस, मोस्ट सीक्रेटिव एयरक्राफ्ट B2 बॉम्बर विच इज अ B2 स्टेल्थ बॉम्बर को। भैया बोला B2 स्टेल्थ बॉम्बर आइए और कृपया ये बंकर बस्टर बॉम्ब ले जाइए, जहां पर 30,000 पाउंड का एक्सप्लोजिव है और कृपया जाके 100-150 फुट नीचे जाके बम पड़ाका करके आइए जरा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी विच इज फोर्डो, सबसे इंपॉर्टेंट है, जरा उसको फोड़िए जाके आप। ठीक है, तो भैया B2 बॉम्बर जी आए, उन्होंने कहा ठीक है नेताजी, आप हमको कह रहे हैं तो हम ये आपके लिए कर देते हैं। भाई B2 स्पिरिट के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि दुनिया का सबसे डेडली और इनविजिबल बॉम्बर है, रेडार पे दिखाई ही नहीं देता है, इसका डिजाइन ही ऐसा है, लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन। ये यूएस का किसी मेनलैंड या गुआम बेस से उठा और बिना किसी डिटेक्शन के डायरेक्ट तेहरान तक। और हाँ, इसके अंदर थे द हाई प्रिसिजन बंकर बस्टर बॉम्ब्स, JDAMs और GBU-57 MOP जैसे बॉम्बर्स जो कंक्रीट और स्टील के अंदर घुसकर अंदर से फैसिलिटी को उड़ाते हैं। भाई हल्के फुल्के बॉम्ब नहीं है, गिरेंगे, टाइम लेंगे, थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद फटते हैं भाई। तो ऐसा फंडा है इनका। ना उस मिशन की प्लानिंग मंथ्स पहले से चल रही, सैटेलाइट से लेआउट मैपिंग हुई, साइबर एस्पियोनाज से सिक्योरिटी कोड्स और शेड्यूल्स शेयर किए गए। ऑलराइट, ह्यूमन इंटेलिजेंस से ग्राउंड पे इनसाइड रिपोर्ट्स ली गई। स्ट्राइक से पहले यूएस ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू कर दिया था, which was radar jamming, GPS spoofing। B2 ने लो ऑल्टीट्यूड से एंटर किया, माउंटेन टेरेन का यूज करके बिल्कुल साइलेंट, और फिर एक ही टाइम पे मल्टीपल बॉम्ब्स ड्रॉप हुए, वन फॉर पेनिट्रेशन, दूसरा फॉर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। सो व्हाट यूजुअली हैपेंड वाज, एक बॉम्ब अंदर गया, उसने पेनिट्रेट किया बंकर में क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी उनकी अंडरग्राउंड है, दूसरा बॉम्ब फिर वहां पर डाला ताकि भम 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 किया जा सके और जिससे उनको इंटरनली डैमेज किया जा सके पूरी बुरे तरीके। नाउ टारगेट थी एक मल्टी लेवल अंडरग्राउंड फैसिलिटी विच इज मेजरली, उसको हम फोर्डो बुलाते हैं क्योंकि नतांज पे और अराक पे तो ऑलरेडी इजराइल ने हमला किया है, बट फोर्डो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, B2 के बॉम्ब्स ने पहले ऊपर लेयर को ब्रीच किया, फिर डीपर लेयर्स तक जाके डेटोनेट हुआ। क्या रिजल्ट था? यूरेनियम एनरिचमेंट के जो फ्यूजेस थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, पावर और वेंटिलेशन सिस्टम खत्म हो गया, स्ट्रक्चर कोलैप्स इतना इंटेंस था कि रेस्क्यू टीम अंदर जा ही नहीं पाई, बचाती कैसे? और सबसे इंपॉर्टेंट, सिविलियन एरिया सेफ रहे क्योंकि बॉम्ब्स प्रिसिजन गाइडेड थे, किसी भी सिविलियन को कोई हमला नहीं हुआ, कोई सिविलियन परेशान नहीं हुआ, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। ऑलराइट, बहुत आराम से प्रिसिजन के साथ उन्होंने उसको धुआं कर दिया। नाउ ईरान शॉक में है और एयर डिफेंस उसका रिएक्ट नहीं कर पाया। स्ट्राइक के बाद कंफ्यूजन, फियर और एंगर, ये तीनों एक साथ समा गए ईरान के अंदर। ईरान डायरेक्टली यूएस को अटैक नहीं कर सकता था, लेकिन प्रॉक्सी ग्रुप्स तुरंत उसने एक्टिव करे। हिजबुल्लाह ने लेबनान से शेलिंग स्टार्ट कर दी, हूतीज ने यमन से ड्रोन्स अटैक करना शुरू कर दिए, इराक के मिलिशिया ग्रुप्स भी एक्टिवेट हो गए। लेकिन डायरेक्ट वॉर ना डायरेक्ट वॉर देखो अभी तक नहीं हुई है क्योंकि यूएस ने सिर्फ एक फैसिलिटी पे स्ट्राइक की थी। ऑलराइट, नाउ इंटरनेशनल रिस्पॉन्स जो आया है वो काफी मिक्स्ड आया, एक्सपेक्टेड नहीं था बट मिक्स्ड आया। इरान ने स्ट्राइक का इजराइल ने स्ट्राइक का सपोर्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने एयर बेसेस को अलर्ट मोड में डाल दिया है, एंड रशिया एंड चाइना ने कंडेमनेशन इशू की। यूरोप तो ऑलरेडी डिवाइडेड था, वो हमेशा से डिवाइड था, किसी भी इशू पे एक साथ कभी बैठ ही नहीं पाता। कुछ ने बोला एक्शन जस्टिफाइड था, कुछ ने बोला एस्केलेशन
अवॉइड करनी चाहिए थी। यूनाइटेड नेशंस में इमरजेंसी सेशन हुआ, लेकिन किसी की तरफ से कोई कंसेंसस नहीं बनना, हम इसको निंदा करते हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, हम निंदा करते रहो, हम बम फोड़ के चले गए, ठीक है। अब इस एस्केलेशन से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और इसकी स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस क्या हो सकती हैं, जरा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मिडिल ईस्ट में ऑयल प्राइसेस जो है ना वो स्काई रॉकेट हो गए। गल्फ में कॉमर्शियल शिपिंग पे थ्रेट बढ़ गया है। अब कोई भी अपना करोड़ों का भाई शिप थोड़ी वहां पे छोड़ेगा जहां पे वॉर चल रही है। आप चलो शिप आपका इंश्योर्ड भी होता है, ठीक है, बट जो इंश्योर्ड शिप भी होता है उसकी भी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ईरान ने साइबर अटैक्स बढ़ा दिए हैं। यूएस ने एक मैसेज दिया है कि अगर रेड लाइंस क्रॉस की गई तो कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, लेकिन अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो फुल ब्लोन आउट वॉर भी शुरू हो सकती है। दिस इज वेरी श्योर। यहां सवाल उठता है कि क्या ये स्ट्राइक जरूरी? हाँ, न्यूक्लियर वेपन का स्प्रेड रोकना जरूरी